जय हिंद दोस्तों, रखी गणना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डिफेंस बजट के बारे में। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया था उसके बाद तमाम मंत्रालय को बजट अलॉट हुआ। इसी तरीके से डिफेंस को भी बजट दिया गया। जी हाँ दोस्तों, और इसी में पेंशन बजट भी दिया गया था। तो दोस्तों एक खबर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत के रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार की तुलना में इस बार जो बजट मिला डिफेंस को वो सबसे ज्यादा है। इसमें पेंशन बजट भी है। तो दोस्तों कुछ जानकारी मैं आपको डिफेंस बजट के बारे में दूंगा और 8 सीपीसी के बजट के बारे में दूंगा, 8वें वेतन आयोग के बजट के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिकों ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के संदर्भ में समाचार पत्र में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ जिसके चलते संपूर्ण युद्ध नहीं हुआ उसको लेकर पूर्व सैनिकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ दोस्तों, समाचार पत्रों में लिखवाया है सीज फायर के बारे में। पूरी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा सीज फायर के बारे में। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग का आदेश जारी। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा एक आदेश निकाला गया है सभी पूर्व सैनिकों के लिए। जी हां दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है, काफी महत्वपूर्ण ये आदेश है। पूरा लेटर मैं आपको आगे समझाऊंगा दिखाकर। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिक या पेंशनर्स की बेटियों की पेंशन शुरू करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर पूर्व सैनिक की डेथ हो जाती है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद अगर पूर्व सैनिक की बेटियां हैं तो बेटियों की पेंशन चलाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ऑफिस मांगता है या फिर पीसीडीए मांगता है, और पीसीडी की तरफ से स्पर्श की तरफ से कितने दिन में कितने महीने में बेटी की फैमिली पेंशन शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है डिफेंस बजट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत के रक्षा बजट में जबरदस्त इजाफा। 2013-14 में देश का रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ था। जी हां दोस्तों, इससे पुराने साल आप उठा के देखिए, डिफेंस बजट में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई पिछले कुछ सालों में जितनी की 2025-26 के बजट में हुई है, जो डिफेंस का बजट अलॉट हुआ। जी हां दोस्तों, 2 गुना से ज्यादा डिफेंस बजट में बढ़ोतरी हुई है। क्यों? क्योंकि पेंशनर की संख्या बढ़ी है, जवानों की भर्ती बढ़ी है, साथ ही साथ जो रक्षा उपकरण है जो मंगवाए जाते हैं, जिनकी खरीद होती है, उसके लिए भी दोस्तों यहां पे रक्षा बजट दिया गया था। तो दोस्तों कुल मिलाकर 2 गुना से ज्यादा वृद्धि हुई है इस बार डिफेंस बजट में। तो दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी है डिफेंस बजट में। हालांकि दोस्तों पेंशन भी इसी बजट से दी जाती है, जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं इसी बजट से आपको पेंशन दी जाती है, इसी में पेंशन बजट भी है। लेकिन दोस्तों जितना भी बजट दिया गया था डिफेंस बजट, कितना था दोस्तों? 6.81 लाख करोड़। जी हां दोस्तों, पिछली बार के मुकाबले में 2 गुना से ज्यादा वृद्धि है इस बार के बजट में, इस बार के डिफेंस बजट में। लेकिन दोस्तों पेंशन में विसंगतियां वही के वही है, जो एरियर है वो अभी तक पेंडिंग में है। जी हां दोस्तों, भले यहां पे अच्छा खासा डिफेंस बजट दिया गया है और वृद्धि भी हुई है, लेकिन दोस्तों उसका सही फायदा कई बार पेंशनर्स को नहीं मिल पाता। कितना बकाया आपका रह जाता है जो स्पर्श के पास पेंडिंग में पड़ा हुआ है, चाहे वो किसी सर्कुलर का एरियर हो, चाहे फिर वो एलटीए का एरियर हो, चाहे फिर वो एफएमए का एरियर हो, कोई सा भी एरियर हो, वो आपको कई बार मिल नहीं पाता। तो दोस्तों बताया गया है कि 25-26 का जो बजट मिला डिफेंस बजट, वो है दोस्तों 6.81 लाख करोड़। अच्छा खासा बजट है। और पुरानी अगर हम साल उठा के देखें तो पुराने सालों की तुलना में अभी तक का सबसे ज्यादा दोस्तों बजट है, सबसे ज्यादा। 8 सीपीसी का बजट अभी तय नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसमें 8 सीपीसी का बजट तय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में
8 सीपीसी का बजट नहीं है। 8 सीपीसी का जो बजट आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों अगले साल, यानी 26-27 में। 26-27 का जो बजट पेश किया जाएगा उसमें दोस्तों 8 सीपीसी का बजट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो बजट दिया गया था 25-26 का, ये इस वजह से ज्यादा बढ़ा क्योंकि पेंशनर्स की संख्या यहां पे बढ़ गई। 30 लाख से ज्यादा यहां पे पेंशनर्स हैं और साथ ही साथ जो रक्षा उपकरण है उसकी खरीद, लेन देन, एक्सपेंडिचर सब कुछ मिला जुला के दोस्तों इसका खर्चा इतना है। लगभग इतना बजट अलॉट किया गया। अभी भी दोस्तों ये पूरा साल चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये पूरा साल नहीं चलता तो इसे कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है अगले साल। जी हाँ दोस्तों, भारत कई देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो रक्षा उपकरण है उसका निर्यात भी जारी है बाकी दूसरे देशों को। और साथ ही साथ दोस्तों पिछले कुछ सालों से जो सैन्य ताकत है उसमें भी बढ़ोतरी आई है, जैसे कि दोस्तों राफेल डील हो गई या फिर कोई दूसरी डील हो गई। जी हाँ दोस्तों, जो कि हथियार उपकरण है वो भी दोस्तों उसकी खरीद यहां पे बढ़ी है। तो इस वजह से सारी कुछ चीजों को मिला के जो डिफेंस बजट है वो दोस्तों यहां पे बहुत ज्यादा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक खबर आ रही थी डिफेंस बजट के बारे में। चलते अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिकों ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के संदर्भ में समाचार पत्र में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था, जो एक संपूर्ण युद्ध का हिस्सा नहीं था, ऑपरेशन देखने को मिले थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों पूर्व सैनिकों ने अपने विचार व्यक्त किए। कई पूर्व सैनिक कहते हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था, पूरा युद्ध होना चाहिए था, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना चाहिए था ताकि वो ऐसी गलती आगे कभी ना करता। जी हां दोस्तों, कई पूर्व सैनिकों का कहना है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था। जो युद्ध चल रहा था वो आगे चलकर संपूर्ण युद्ध में बदलता, यानी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए यह संपूर्ण युद्ध जरूरी था। अब युद्ध रुक चुका है तो हो सकता है कि पाकिस्तान फिर कोई ऐसी हरकत करे। तो कई पूर्व सैनिकों का कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए यह युद्ध जरूरी था। अब दोस्तों इसमें कई पूर्व सैनिक हैं जो कहते हैं कि नुकसान से बचने के लिए सीज फायर होना जरूरी था, क्योंकि दोस्तों अगर यह युद्ध ऐसी चलता रहता तो जान माल की हानि होती। जी हां दोस्तों, काफी नुकसान होता। तो इसलिए कई पूर्व सैनिकों का कहना है कि जो सीज फायर हुआ वो एक सही निर्णय था। जी हां दोस्तों, कुछ पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए था, कुछ पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था। दोस्तों अगर मैं भी देखूं, एक बार पाकिस्तान को सही तरीके से सबक सिखाना जरूरी था। जी हां दोस्तों, जो भी ऑपरेशन हो रहे थे ये ऑपरेशन और आगे कंटिन्यू चलते, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना था ताकि उनकी तरफ से जो आतंकी पनप रहे हैं उसमें रुकावट आए, जो घटना को वो अंजाम दे रहे हैं आतंकवादियों के द्वारा वो खत्म हो, उनका सर्वनाश हो। तो दोस्तों आप भी नीचे कमेंट करिए, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि जो ये सीज फायर हुआ क्या ये होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था। भारत पाकिस्तान का युद्ध चलते रहना चाहिए था या फिर इसे रोका जाना जरूरी था। आप नीचे कमेंट करके अपने राय जरूर रखेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग का आदेश जारी। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग का एक आदेश जारी हुआ है। दोस्तों यह है पूरा आदेश। इसमें लिखा क्या है, पूर्व सैनिक नागरिक की सुरक्षा के लिए अपना योगदान देंगे। जी हां दोस्तों, अब पूर्व सैनिकों को आगे चलकर कहीं ना कहीं एक जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। जी हां दोस्तों, अब जॉब कौन सी है? जॉब है दोस्तों स्वयं सेवक। जी हां दोस्तों, आम नागरिकों की सुरक्षा। नागरिक की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिक खुद को रजिस्टर करवाएंगे अपने जिले के कंट्रोलर सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के पास। जी हां दोस्तों, हर एक जिले में कंट्रोलर सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है, वहां जाकर पूर्व सैनिक खुद को रजिस्टर करेंगे। जी हां दोस्तों, बल्कि करवाएंगे। फिर उसके बाद पूर्व सैनिक स्वयं सेवक के रूप में नागरिकों की सुरक्षा करेंगे इमरजेंसी में। जी हां दोस्तों जैसा आप पता है अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ऑपरेशन किया गया था भारत की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों उसमें से कुछ कैजुअलिटी हुई थी, यानी कि जो निर्दोष हैं वो भी कई बार मारे गए थे। दोस्तों युद्ध में ये चीजें चलती हैं, जो निर्दोष होते हैं उनकी भी कई बार जानें चली जाती है या फिर वो भी घायल हो जाते हैं। तो दोस्तों अब पूर्व सैनिकों को एक
ड्यूटी सौंपी जा सकती है आगे। यानी जो आम नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी रक्षा करेंगे पूर्व सैनिक। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्व सैनिक हैं उनका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, वो रजिस्टर होंगे, उसके बाद वो आम नागरिकों की रक्षा कर पाएंगे इमरजेंसी में। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो आगे का भी युद्ध हो या फिर आगे कोई इमरजेंसी की कंडीशन हो। नागरिक की सुरक्षा के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, नागरिक सुरक्षा संगठन के तंत्र को एक्टिव करने के लिए कहा गया है। यानी दोस्तों, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड या फिर नागरिक सुरक्षा संगठन, ये आपस में मिलकर पूर्व सैनिकों का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ताकि आगे चलकर पूर्व सैनिक नागरिक सुरक्षा कर सके। अपनी इच्छा से पूर्व सैनिक खुद को रजिस्टर कराएं और देश के नागरिकों की रक्षा करें। जी हाँ दोस्तों, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिक हैं, सब चीज उनको पता है कि किस तरीके से रक्षा की जाती है आम नागरिकों की। तो दोस्तों, एक तो जवान है जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, वो देश की रक्षा कर रहे हैं अलग, लेकिन जो पूर्व सैनिक है, जो कई बार घर पर है या फिर वो कहीं दूसरी जगह भी जॉब करते हैं, तो दोस्तों पूर्व सैनिक के पास सब कुछ है, सोच, समझ, ताकत, धैर्य, बल। तो दोस्तों उनके साहस की जरूरत है, जो आम नागरिक है उसको नहीं पता कि उसको कैसे आपातकालीन स्थिति में काम करना है या फिर कैसे बचना है। तो पूर्व सैनिक अब सिखाएंगे आम नागरिकों को या फिर नागरिकों की सुरक्षा करेंगे आपातकालीन स्थिति में या फिर इमरजेंसी में। तो दोस्तों इसी पर दोस्तों एक लेटर निकाला गया था पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा। अब पूर्व सैनिकों को भी मौका मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा, भले ही देश की वो सुरक्षा नहीं कर रहे हो आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन आम नागरिकों की वो सुरक्षा कर पाएंगे। ये एक सबसे बड़ी बात है। देश की जो सेवा कर रहे हैं वो तो जवान तैनात हैं बॉर्डर पे, लेकिन साथ ही साथ पूर्व सैनिकों को भी आम नागरिक की सेवा करने का मौका मिलेगा, उनकी रक्षा करने का। ये सबसे बड़ी बात है। चलते अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिक या पेंशनर्स की बेटियों की पेंशन शुरू करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? जी हाँ दोस्तों, अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अगर बेटियां एलिजिबल है फैमिली पेंशन लेने के लिए, तो किस तरीके से बेटियों को कार्रवाई करनी है फैमिली पेंशन लेने के लिए, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे कि आपकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हो सके। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। माता पिता का जो डेथ सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको लगानी होगी। फिर है दोस्तों दूसरा सर्टिफिकेट मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट। यह देना होता है विडो डॉटर को या फिर डिवोर्सी डॉटर को। यानी विडो डॉटर एक सर्टिफिकेट बनाएगी कि उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके बाद उसने शादी नहीं करी। ऐसी डिवोर्सी कि डिवोर्स हो गया हस्बैंड के साथ लेकिन दूसरी शादी नहीं करी, तो एक सर्टिफिकेट बनेगा, वो देना होगा मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट। फिर दोस्तों डिवोर्स सर्टिफिकेट ये देना होता है जिस बेटी का तलाक हो गया। जी हाँ दोस्तों, जिस बेटी का डिवोर्स हो गया उसको सर्टिफिकेट देना होगा कि इतनी तारीख को मेरा डिवोर्स हो गया। यह भी बताना होगा कि फादर मदर के रहते हुए डिवोर्स फाइल हुआ या फिर फादर मदर जब खत्म हो गए उसके बाद डिवोर्स कंप्लीट हुआ, यह भी एफिडेविट में लिखाना होता है, तो उसका सर्टिफिकेट डिवोर्स का। फिर दोस्तों अगला सर्टिफिकेट है इनकम सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, तीनों डॉटर के लिए यानी अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डिवोर्सी डॉटर, इनको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट। यानी इनकी कोई इनकम नहीं है, हाँ अगर इनकम हो भी रही है तो वो 9,000 से कम है, तो इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। फिर दोस्तों एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको बनाना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सर्टिफिकेट। यानी कहीं दूसरी जगह से आपकी पेंशन नहीं चल रही। कई बार क्या होता है कि बेटी फैमिली पेंशन लेने के लिए लिख देती है लेकिन कई बार वो दूसरी जगह भी जॉब कर रही होती है। जी हाँ दोस्तों, तो यानी कि सैलरी और पेंशन आपकी कहीं दूसरी जगह से स्टार्ट नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट भी चाहिए जिसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सर्टिफिकेट। तो ये देना पड़ता है लड़कियों को। फिर दोस्तों आधार कार्ड और पैन कार्ड बेटी का ये भी चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भाई बहन का, अगर आपके भाई बहन है तो उनके द्वारा बनाया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि भाई बहन को कोई आपत्ति नहीं है कि आपको फैमिली पेंशन दी जा रही है, भाई बहन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके भाई बहन का। फिर बैंक अकाउंट नंबर और पासबुक या फिर कैंसल चेक की कॉपी। जी हाँ दोस्तों,
जिसमें आप फैमिली पेंशन लेना चाहेंगी, तो उसका अकाउंट नंबर बैंक का, या फिर कैंसल चेक, या फिर बैंक पासबुक की कॉपी। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो जरूरी चाहिए होते हैं लड़की की फैमिली पेंशन चलाने के लिए। इसके अलावा अगर कोई और डिपार्टमेंट या फिर रिकॉर्ड ऑफिस कुछ और डॉक्यूमेंट की कार्रवाई के लिए आपसे बोल रहा है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, पीसीडीए से स्पर्श से जो फैमिली पेंशन स्टार्ट होती है अनमैरिड की, विडो की, या फिर डिवोर्सी डॉटर की, लगभग उसमें 6 से 7 महीने, 8 महीने, 10 से 11 महीने यहां पे लग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना टाइम मिनिमम लगता है। अगर कोई नॉर्मल फैमिली पेंशन स्टार्ट करानी है, जैसे कि पूर्व सैनिक की मृत्यु हो गई, फैमिली पेंशन शुरू होनी है वाइफ की, स्पाउस की, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। लेकिन विडो, अनमैरिड, डिवोर्सी डॉटर की फैमिली पेंशन चलाने के लिए कम से कम 5 से 6-7 महीने इतने टाइम लगता है, या फिर इससे ऊपर भी टाइम लग सकता है। तो थोड़ा सा आप यहां पे पेशेंस रखें, धैर्य बनाए रखें। मैं बेटियों की बात कर रहा हूं, मिलेगी आपको 100% फैमिली पेंशन पीसीडीए इस पर से। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।